क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 11 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको डेली स्टडी प्लान, मार्केट की जो है आपका जो भी फ्री में नहीं मिलता है वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फ्री में एकदम। जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, स्टडी प्लान आपको मिलता है पूरा A to Z, कैसे क्या करें रोज के लिए। ठीक, इसके अलावा डाउट डिस्कशन होता है, आपको ये करंट अफेयर मिलता है, इसकी PDF मिलती है, मैनी मैनी मोर थिंग्स आर कमिंग। तो इसको ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। कोई डाउट है तो 9650347272 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, मैसेज। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं UPSC, UPPSC, BPSC, स्टेट PC एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 3 से पहला हमारा टॉपिक है सोलर स्टॉर्म या फिर फ्लेयर। अब देखो, पहले इसमें एक पिक्चर दिखाता हूँ, पहले अच्छा संदर्भ बताता हूँ क्यों न्यूज़ में है। एलॉन मस्क को जानते हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इन्होंने एक स्टारलिंक नाम से सैटेलाइट के जरिए धरती पर जो है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना रखा है। एक मतलब ये सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो इसमें ये सैटेलाइट फिर जो है अपनी इनकी एक कंपनी है SpaceX, ठीक, उसके थ्रू जो है ये सैटेलाइट जो है भेजते रहते हैं। अभी इन्होंने 49 सैटेलाइट भेजी थी, जिसमें से 40 सैटेलाइट जो है वो वापस गिर गई। उनको जो है सोलर स्टॉर्म या फिर फ्लेयर्स ने मार दिया। ठीक, अब ये किसी कंट्री के द्वारा नहीं, ये सन के द्वारा चलाए जाते हैं, सूरज के द्वारा। अब देखो, सूरज का जो ये प्लाज्मा है, ठीक, आपका जो ये सोलर फ्लेयर जो ऐसे आ रहा है, ये धरती है, धरती का अपना एक मैग्नेटोस्फीयर है। ठीक, जो धरती को इन सोलर फ्लेयर से सेफ रखते हैं। ये सोलर स्टॉर्म या फिर सोलर फ्लेयर जो अर्थ का ये डार्क स्पॉट्स देख रहे हो आप, इनको सन स्पॉट्स बोलते हैं। ये आसपास की जगह जो लाल सी दिख रही है उनसे ठंडे होते हैं, थोड़े से कम यहाँ पे टेम्परेचर होता है। आसपास जहाँ पे रेड सा दिख रहा है वो ज़्यादा गर्म होगा, तो इनको सन स्पॉट्स बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है सोलर फ्लेयर हो गए, या फिर जो सन का एटमॉस्फेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। जो कोरोना वायरस है हमारे यहाँ वो नहीं है, ये सन के अगर परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है तो सन का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोना। ठीक, तो ये जो सन फ्लेयर्स ये जो ऐसे निकल रही हैं, ये आती हैं तो इसको जो धरती का मैग्नेटोस्फीयर है वो उसको सेफ करती है। लेकिन फिर भी भाई साहब, सन तो सन है ना, वो कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ अपना हस्तक्षेप करके जाता है। तो जैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, GPS हो गया, एयरक्राफ्ट की फ्लाइट्स हो गई, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली जो है आपकी कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है ना, इन सबको कुछ ना कुछ जो है ख़राब करता है। वैसे ही अभी जो है सैटेलाइट को इन्होंने भेज रखा था इलॉन मस्क ने, कि वो उसको अपनी ऑर्बिट में जाके उनको जो है लाइन होना था, उससे पहले ही ये सोलर फ्लेयर उनसे टकरा गई और 40 जो है धराशायी हो गई। तो ये यहाँ पर चीज़ बताई गई है। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सोलर स्टॉर्म एक तरीके का मैग्नेटिक प्लाज्मा होता है जो कि ग्रेट स्पीड से सोलर सरफेस से निकलता है। ठीक, और इसमें जो है ये सन स्पॉट जो कि डार्क रीजन होते हैं सन पे, जो कि कूलर होते हैं सराउंडिंग फोटोस्फीयर से। ठीक है, और ये कुछ घंटे मिनट तक चलते हैं। 1 और 2 फरवरी को ये सोलर स्टॉर्म टकराया था। इफेक्ट जो है आपका धरती पर यही होता है कि हाई स्पीड सोलर विंड, कोरोनल मास इंजेक्शंस होते हैं, कोरोना वही मैंने बताया, जो उसकी वायुमंडल से सन के निकलते हैं और ये इम्पैक्ट करते हैं स्पेस वेदर को नियर अर्थ और अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक, और ये हिट इससे बचाता कौन है, हमारा ये मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है ना, ये और ये GPS और UPS जो है, ये सारी चीज़ें इससे प्रभावित हो जाती हैं। कोरोनल मास इजेक्शंस, ये कई सारे मैटर होते हैं, मिलियन ऑफ माइल्स की इनकी जो स्पीड होती है, ये हमारे मैग्नेटोस्फीयर को जो है डिस्टर्ब करता है, जो कि हमारा एक तरीके का प्रोटेक्टिव शील्ड है सराउंडिंग द अर्थ। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा सकता है इससे संबंधित। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है गवर्नर, राज्यपाल जो है स्टेट के में होते हैं। ठीक, ये एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, इनको लेकिन क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, लेकिन इनको कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से नहीं बनाता है इनको। ठीक, ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं किसी राज्य में। केंद्र में प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करते हैं, किस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, जो केंद्र की जो मंत्रिमंडल है उनकी एडवाइस पर। अब इनका जो है वैसे तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ये बने रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे।
ठीक, एक एक जो चीज बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन मेरी क्वेश्चन बन सकती है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, और इनको जो है गवर्नर को कई सारी डिस्क्रिशनरी जो है पावर्स भी होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होती हैं। अगर आप इसको चेक करिए 162 आर्टिकल है, एक बार पढ़िएगा उसे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ पे एक वर्ड का उपयोग हुआ है डिस्क्रिशन। भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये वर्ड यूज हो गया है। ठीक, तो गवर्नर जैसे कि मान लीजिए किसी की भी इलेक्शन हुए, किसी की भी जो पॉलिटिकल पार्टी की जो है मेजॉरिटी नहीं आई, बहुमत नहीं आई, तो उस समय कौन पहले आए राज्यपाल के सामने जो अपना ये दावा पेश करे कि हम सरकार बना सकते हैं, या फिर सदन में कौन जो है पहले आएगा, जो है किसको पहले कॉल किया जाए, ये सब गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो एक तरीके से क्या है कि गवर्नर वैसे तो राजनीतिक जो है निकाय या फिर बॉडी की तरह एक तरीके से माना गया है, लेकिन अब जब ये खुद ही जिसको चाह रहा है उसको बुला रहा है, डिस्क्रिशन है इसकी। ठीक, कि भैया कौन सरकार बनाएगा, तो भाई साहब कुछ भी लिखा हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफ़ी पॉलिटिकल जो है स्टेटस ले चुकी वाली संस्था। और अभी ये देखा गया पीछे कि वेस्ट बंगाल में जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने जो वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ को जो है ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। तो संविधान में या फिर कहीं पे रूल एंड रेगुलेशन में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये इंटरनल प्रोसेस जो होते हैं किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करेगा, वो सब तो चलो चलता है, लेकिन बाहर पब्लिक में कैसे क्या बिहेव करना है ये सब के बारे में कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। अभी इन्होंने ममता बनर्जी जी ने इनको जो है ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे जो है ज़बरदस्ती मुझे ये करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही असंवैधानिक और अनैतिक जो है स्टेटमेंट लिख रहे थे। हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं उनको भैया नौकर समझ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कर दिया। ठीक, बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैंने आपको बताया। काउंसिल मिनिस्टर पे बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करता है। अच्छा, इनकी डिस्क्रिशनरी पावर में एक चीज़ और भी ये भी है कि भाई साहब कोई बिल इनके पास पहुंचा, ठीक, सदन से पास होके, विधानसभा से पास होके गवर्नर के पास पहुंचा, तो उस पर एसेंट देना है नहीं देना है, कितने टाइम में ये दोनों ही डिसीजन लेने, या तो देंगे या तो नहीं लेंगे, इसका कोई उनको मतलब है ही नहीं, कोई उनके ऊपर बाधा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नर को काफ़ी पावरफुल और पॉलिटिकल बना देता है। ठीक, और कई सारे इसमें रिफॉर्म भी दिए गए हैं भाई साहब कि जो है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1968 वाला पहले जो आया था, और फिर सरकारिया कमीशन, ठीक है ना, ये फेडरल स्ट्रक्चर पे जो है संघवाद पे जो है ये कमीशन बनाया गया था। एक और था पुंची कमीशन। इन सब ने कई सारे सुधार बताए हैं, जिसमें से एक सुधार तो ये है कि भाई साहब एक पैनल होना चाहिए जो कि गवर्नर को जो है सेलेक्ट करना, जो कि गवर्नर को सेलेक्ट करे। ठीक, जिसमें कि प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, लोकसभा के स्पीकर हो और चीफ मिनिस्टर हो, जहां पर उनको जो है सेलेक्ट होना है, ठीक, अपॉइंट होना है, और इनका टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज एक सुधार था। एक सुधार ये भी था कि इनको भी मतलब इम्पीच करने का प्रावधान होना चाहिए। अभी क्या है कि प्रेसिडेंट चाहेगा तो उनको हटाएगा, प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर ये जो है निर्भर है, यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होते हैं। ठीक, इनको जो है स्टेट वाले नहीं निकाल सकते, इम्पीच नहीं कर सकते। जैसे प्रेसिडेंट को तो किया सकता है लेकिन गवर्नर को नहीं कर सकता। गवर्नर तभी हटेगा जब प्रेसिडेंट चाहेगा, और प्रेसिडेंट किस पे काम करता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से गवर्नर को क्या बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल पार्लांस में बोलते हैं। नो गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, अब चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो, ये सुधार किसी ने भी इम्प्लीमेंट किए नहीं हैं अभी तक। ठीक, अच्छा, एक और इसमें पॉइंट यहाँ पर यह है कि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो तो जो है जनता को उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसको जवाब देना होता है, लेकिन गवर्नर जो अपने कृत्य करते हैं उसके लिए उनको किसी को जवाब नहीं देना होता है सेंटर के अलावा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इनको काफ़ी सेंट्रल का एजेंट जो है बना देता है। ठीक, समझ में आया पूरा, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और नेक्स्ट टॉपिक इस जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित। देखिए, कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब जैसे भारत का ये प्रायद्वीपीय एरिया, तो ये पूरा कोस्टल एरिया है, ठीक, तटीय क्षेत्र है। इसमें ये जो तटीय क्षेत्र है, ये यहाँ पे मान लीजिए पानी का जो है वो बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, या फिर जो है यहाँ की जो तटीय क्षेत्र है ये जो इरोजन होता जा रहा है, ठीक है ना, क्षरण हो रहा है इसका, तो किसी तरीके से भी अगर ये वल्नरेबल है, भेद्यता है इसमें, है कोई इनको जो है खतरा है, तो इन सब का आंकलन, मूल्यांकन ये सब किया गया और एक सूचकांक बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ठीक, ये सूचकांक का नाम है। इस सूचकांक को किसने पब्लिश किया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, INKOIS। ठीक,
ठीक, और इन्होंने ही इसको प्रिपेयर किया है पूरी भारत की कोस्टल जो एरिया है हर स्टेट में इन्होंने किया है। एटलस एक बनाई, 156 मैप इसमें इन्होंने कंप्राइज किए हैं और 1 से 1 लाख का स्केल इसमें यूज़ किया गया है। इसमें फिर देखिए स्टेट वाइज उन्होंने यहाँ पे बताया है कि गुजरात में 124 किलोमीटर तक की जो कोस्टल जो लाइन है वो खतरे में है। महाराष्ट्र की 11, कर्नाटका गोवा की 48, केरला की 15 किलोमीटर, तमिलनाडु की 65 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 6 किलोमीटर, उड़ीसा की 37 किलोमीटर्स, वेस्ट बंगाल की 49 किलोमीटर्स, लक्षद्वीप की 1 किलोमीटर, अंडमान की आइलैंड की 24 किलोमीटर्स एंड निकोबार आइलैंड्स की 8 किलोमीटर्स हुई है। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? गुजरात का हुआ। ठीक, याद रखिएगा। ये मैप ये भी डिटरमाइन करता है कि भैया किस तरीके का अच्छा, ये इसमें यहाँ पे कंपैरिजन बता रहा है कि CVI वर्सेस जो मानचित्र होता है मैप्स। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो मानचित्र है, नक्शा होता है, वो तो खाली ये डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर में सी लेवल राइज हो रहा है। वो किस पे डिटरमाइन करता है? भौतिक या फिर जियोलॉजिकल पैरामीटर्स पर। लेकिन CVI जो है आपका, ये कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये कई सारे जो है रिलेटिव रिस्क को भी जोड़ता है। जैसे मान लीजिए टाइडल ज्वार भाटा की रेंज क्या है, वेव की हाइट कितनी उठ रही है, कम हो रही है। ठीक, कोस्टल स्लोप कैसा है, ऐसा तो नहीं कि कोस्टल स्लोप जो है बिल्कुल ऐसा है क्लिफ टाइप का है। ठीक, सीधा सपाट है। कोस्टल एलिवेशन कैसा है, शोरलाइन चेंज रेट क्या हो रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो काफ़ी ज़्यादा डीप में जाके ये चीज़ करता है जो कि ज़रूरी भी है। ठीक, अच्छा, ये क्यों किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, ये मैं एनोटेशन करता रहता हूँ मैं आप लोगों के लिए इस PDF में, ताकि जो है आप लोग को आखिरी बाद में आप रिवाइज भी करो हमारी PDF से, इस वाली एनोटेटेड PDF से। ठीक है ना, एक जो PDF मैं आप लोग को देता हूँ जो है अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, उससे ये अलग रहती है। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है ये यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है कोस्टल डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब किस तरीके से जो है आपदा का प्रबंधन करना है तटीय क्षेत्र में, और बिल्डिंग रिजिलियंट कोस्टल कम्युनिटीज़, मतलब जो समुदाय वहाँ कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं वो अपने आप का बचाव कर सकें, अडाप्ट कर सकें। ठीक, इसी के साथ साथ एक मल्टी हजार्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेगी, मतलब कई सारे खतरे। ठीक, मल्टी हजार्ड, तो ये भी मैपिंग करेगी। उसमें इन्होंने कई सारे पैरामीटर यूज़ किए, जैसे सी लेवल का चेंज कैसे क्या हो रहा है, शोर लाइन चेंज, हाई रेजोल्यूशन कोस्टल एलिवेशन क्या है, टाइडल ज्वार भाटा, ये सारी चीज़ें करेंगे। इसको भी इन्होंने यहाँ पर डिपिक्ट किया इन क्वाइज। याद रखना। बताइए अच्छा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? कमेंट जरूर किया करिए, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। एंड अवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस और सिक्योरिटी संबंधित है। देखिए, अर्बन नक्सल ये शब्द जो है कई बार आपने सुना होगा। ठीक, पहले तो ये समझ लेते हैं कि नक्सल्स क्या होते हैं। नक्सल्स आपका जो है एक तरीके का लेफ्ट विंग यानी कि जो हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसमें एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है। राइट विंग जो है पूंजीवाद और कैपिटलिस्ट की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहीं लेफ्ट विंग जो है वो आपका समाज में समानता होनी चाहिए, सोशलिज्म का एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है एक तरीके का। ठीक, ज़बरदस्ती लेने की बात हो रही क्योंकि आप देने को तैयार नहीं हो इसलिए, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसको बोला जा रहा है। ठीक, ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ये मेंस में बहुत काम आएगा लिखने के लिए, यही चीज़ आपको याद भी रह जाएंगी जो मैं बताता हूँ। तो ये क्या करते हैं कि भाई साहब ये समाजवाद को आगे बढ़ाते हैं पूंजीवाद की जगह, और जो है लोगों में समानता हो, सब कुछ जो है स्टेट करे और लोगों को जो है एक समान चीज़ें मिले। ठीक, सब कुछ स्टेट तय करे, स्टेट की कंपनियां हो, ये सारी चीज़ें हो। तो इसमें यहाँ पर ये नक्सलिज्म जो भारत में चालू हुआ, ये नक्सलबारी में इंसिडेंट हुआ था। चारू मजूमदार जी थे और उन्होंने वहाँ से ये चालू किया। 1954 में मेरे ख्याल से ये बात हुई थी। और उसके बाद से जहाँ जहाँ नक्सलबारी से नक्सल नाम पड़ा, और जहाँ जहाँ इस तरीके के मूवमेंट चलते रहे जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 3 जे चाहिए, जा जो है 3, जल, जंगल और ज़मीन। ठीक, तो उन्होंने ज़मीन ये 3 की बात करी कि हमें ये चाहिए अपना, और सामाजिक और आर्थिक जो है हमारा विकास होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, और हमारे यहाँ जो है रिसोर्सेज तो है, बट हमारे यहाँ जो है आप सब कुछ माइन वाइन करके भाग लेते हो, हमें कुछ नहीं मिलता है। तो ये सबसे जो अत्याचार है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये तो नक्सल हो गए। अभी नक्सल का जो है कुछ एरिया है, भारत का जो पूर्वी एरिया है उसमें नक्सल का अब तो खैर काफ़ी कम होता जा रहा है, जो इसमें बताया भी गया है।
लेकिन एक और वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे, इसमें जोड़ा गया वर्ड अर्बन, यानी कि जो नक्सल है ज़्यादातर तो ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगलों में है, लेकिन अर्बन्स में भी नक्सल्स रह रहे हैं जो कि नक्सलबारी या फिर नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी रखते हैं और शहर में रह रहे हैं। ये लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ के में हैं, ये लोग जो है वहाँ के प्रोफेसर्स हैं और वहाँ पे इस आइडियोलॉजी को बढ़ाते हैं नक्सलिज्म वाली, तो उनको जो है अर्बन नक्सल्स बोला गया। ठीक, ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी बाहर की कंट्री से जो है प्रायोजित हैं, स्पॉन्सर्ड हैं और जो है भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगर अर्बन नक्सल पे अब क्वेश्चन कोई आ जाए तो भाई साहब लिख लोगे ना, तो बस वही चीज़ मैं यहाँ करना चाह रहा था। अब आते हैं मुद्दे पे, यहाँ इस वाले कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट यह है कि भाई साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सॉरी नॉट हेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, उन्होंने ये बताया कि भाई साहब हमारी गवर्नमेंट ने अर्बन नक्सल का उपयोग, इस शब्द का, फ्रेज का उपयोग नहीं किया है। ठीक, ये चीज़ इन्होंने बस यहाँ पे बताई है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस, किसने क्या कहा, किसने किसको क्या बोला, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ जो बतानी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ बताई कि हिंसा की घटनाएं कम हो गई हैं। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से वहाँ की जो वायलेंस से संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं सिर्फ 46 हो गए हैं 2021 में, ये और थोड़ा याद रख लीजिएगा। और वायलेंस के इंसिडेंट भी अब कम हो गए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ इश्यूज से संबंधित। देखिए, mRNA बेस्ड वैक्सीन, ठीक, mRNA बेस्ड वैक्सीन के लिए जो है भारत में भी चल रहा है ट्रायल भाई साहब, और एक कंपनी है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, और ये पुणे बेस्ड है। ये अपने ट्रायल चला रहा है और फिर ये ऑफिशियल्स को, अथॉरिटी से भेजा जाएगा। हो सकता है कि इस वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाए। अभी तो फिलहाल जो है 99% तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही जो है लोगों को दी जा रही हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये वैक्सीन है। लेकिन इस वैक्सीन में अलग क्या है? अलग ये है mRNA, मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, इस पर ये बेस्ड है वैक्सीन। ये बस इसमें थोड़ा सा अलग है चीज़। और ये दुनिया में काफ़ी जो बायोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुए हैं उसकी वजह से mRNA वैक्सीन काफ़ी आगे बढ़कर, जैसे आपने सुना होगा यूएस की मॉडर्ना है, फाइजर की है, ये सब mRNA बेस्ड वैक्सीन है। ठीक, इंडिया में नहीं है ये mRNA बेस्ड अभी तक। ठीक, ये दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ये यहाँ पे क्यों इतना लेट आ रही है? इसके लिए पीछे रीज़न ये है कि सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि इसको बहुत ही ठंडे उसमें एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है। ठीक, -273, -60 ऐसे रखना पड़ता है। तो इसकी वजह से और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतना बढ़िया रेफ्रिजरेशन और इसको लॉजिस्टिक्स ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको प्रोवाइड करना इतना ज़्यादा जो है मतलब फाइनेंशियली वाइबल नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे नहीं है। ये इतनी लेट आ रही है mRNA वैक्सीन। बहुत बड़ा इसका नुकसान यही है कि इसको स्टोर करना पड़ता है सब जीरो कंडीशन में, मतलब जीरो से भी नीचे -1 डिग्री में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। और ये आपका जेनोवा वैक्सीन बना रही है यहाँ पर कोविशील्ड से निपटने के लिए। हालांकि अभी जो mRNA वैक्सीन ये बना रही है, ये पुराना ओरिजिनल जो सार्स कोरोना वायरस है उसी से लड़ने में जो है ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित। अब आप कहोगे यार एजुकेशन लिखा हुआ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर भाई साहब 2 तरीके के होते हैं। मैं आप लोग को ये ध्यान आकर्षित करना चाहता था इधर साइड पे, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कॉलेज बना दिया, दीवारें, बिजली, सब कुछ दे दिया। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है भैया जो पढ़ाने वाले लोग हैं, फैकल्टी, ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और आपको ये जानकर बड़ा जो है ताज्जुब होगा कि जो हमारे IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है बढ़िया माने जाते हैं ये वाले इंस्टीट्यूट। इसमें टोटल जो 23 IIT हैं उसमें 40% टीचिंग पोस्ट जो है वैकेंट हैं। और इसमें भी ये मिनिस्ट्री का डेटा है, हमने मतलब कहीं और से नहीं, मिनिस्ट्री ने खुद ही डेटा निकाला है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था संसद में। ठीक, और उन्होंने कहा है कि भैया 6511 लोग वर्क कर रहे हैं IIT में, लेकिन 4370 पोस्ट वैकेंट हैं, खाली कोई है ही नहीं। और ज़्यादातर जो फैकल्टी हैं नहीं वो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। मतलब फैकल्टी भी अलग के लिए भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट से कुछ जो है फैकल्टी चुनी जाएंगी, शेड्यूल ट्राइब समुदाय से कुछ चुनी जाएंगी, EWS से चुनी जाएंगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस चुनी जाएंगी। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन तो और भी ज़्यादा कम है। मतलब 615 में खाली 12% है। 6511 टीचिंग जो स्टाफ है अभी, उसमें 12% ही सिर्फ SC ST OBC EWS है।
ठीक, आपका जैसे सबसे ओल्डर और बिगेस्ट आईआईटीज़ हैं जैसे धनबाद, वहाँ पर तो 57% जो है वैकेंट हैं अभी पोस्ट। ठीक, ओवरऑल आईआईटी खड़गपुर में 53.4% है, आईआईटी दिल्ली में जो है 9.4% जो है वैकेंट है, तो अच्छा है, वैकेंसी कम है पोस्टों की। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन है वो 6.5% है। आईआईटी बॉम्बे के पास पुअरेस्ट रिप्रेजेंटेशन है विद जस्ट 3.8% ऑफ इट्स फैकल्टी। रिजर्व कैटेगरी में सिर्फ 3.8% ही आईआईटी बॉम्बे में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग खाली सिर्फ 3.8% ही रिजर्व कैटेगरी से है। ठीक, इन सब के पीछे एक कारण है कि फ्लेक्सिबल कैडर स्ट्रक्चर जो बनाया गया है यहाँ पर इन आईआईटीज़ में, वो एक कारण है जिसकी वजह से जो है रिजर्व कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक, इसमें मिनिस्ट्री ने तो बताया कि हम बहुत तेज़ी से जो है ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं सब। हमने एक नया मिशन मोड में एक ड्राइव भी चलाई है सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है ये क्रिटिसिज्म के अंतर्गत इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्लेक्सिबल कैडर स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म नहीं किया गया। फ्लेक्सिबल कैडर स्ट्रक्चर या फिर जो है आपका लचीला संवर्ग संरचना जो है, इसमें ये होता है कि जैसे कई सारे ओवरऑल कितने इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है फैकल्टी चुनी जाएंगी उसका नंबर तो मान लीजिए 100 चुन दिया गया, लेकिन उसके अंदर जो कैटेगरी है, जो वर्गीकरण किया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर कितने होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर कितने होंगे और प्रोफेसर कितने होंगे, इनके कितने कितने नंबर होंगे ये नहीं चुना गया। मान लीजिए इसके 33 थे, इसके भी 33 थे, इसके 34 थे आउट ऑफ 100, ये नहीं चुना गया। 100 होंगे ओवरऑल, लेकिन इनमें कितना कितना चुना जाएगा ये नहीं किया गया। इसके लिए ये फ्लेक्सिबल कैडर स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से जो है फैकल्टी की वैकेंसी बढ़ रही हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ऑन जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज संबंधित देखिए, सुसाइड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं जॉब के जाने की वजह से, यानी कि बेरोजगारी। ठीक, ऐसा भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होती है ये सुसाइड का डेटा निकालती है, इतना और ध्यान रखना, मैं भी पूछ सकता है वहाँ पर। तो इन्होंने अभी ये डेटा निकाला कि भाई सुसाइड हुए तो किस कारण से हुए, रीज़न क्या थे। तो एक कारण तो भाई साहब ये है कि जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई कोरोना के टाइम पे। ठीक, ये लॉकडाउन लगा इन सब की वजह से। और दूसरा जो है इन्होंने मेजर रीज़न बताया कि भाई साहब लोगों को बैंकरप्ट दिवालिया हो गए और या फिर उनके ऊपर जो है कर्ज का कारण जो है उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। मंत्रालय होम अफेयर्स है और क्या क्या मेन रीज़न है, बेरोजगारी और आपका दिवालियापन या फिर कर्ज के कारण, बस इतना समझने की जरूरत है और ज़्यादा नहीं। हालांकि इसमें मैंने एक चीज़ मिसिंग दिखी मुझे कि फार्मर्स का नाम कहीं नहीं लिया गया। हो सकता है कि ये जो कर्ज और दिवालियापन वाले में शायद आए, लेकिन अलग से निकाला नहीं डेटा, तो छुपा ले गए भाई साहब। तो ये चीज़ है अपना अलग। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज संबंधित देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृत्व से संबंधित है। देखिए इसको हम लोग ने अभी पीछे भी 1-2 दिन पहले भी पढ़ा था। इसकी हम लोग ने पढ़ा था कि भाई साहब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, इसमें अगर दूसरा बच्चा गर्ल चाइल्ड होता है, ठीक, किसी ऐसी महिला का जो कि किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं करती और या फिर कोई भी लॉ के अंतर्गत उसको कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है प्रेगनेंसी में और जो है उसके पोषण के लिए, तो उन्हीं लोग को सिर्फ इसमें पैसा मिलता है। ठीक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले बता देता हूँ चलो है क्या। पहला लिविंग चाइल्ड जो है 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं कुछ कंडीशन पूरी करने पर। जैसे कि कंडीशन है कि आप सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ कोई आपको लॉ जो है इस तरीके का आपको जो है बेनिफिट जो है प्रेगनेंसी संबंधित ना दे रहा हो, तभी आपको मिलेगा, वो भी पहले लिविंग चाइल्ड के लिए मिलेगा। इसमें एक संशोधन किया गया था कि अगर दूसरा गर्ल चाइल्ड होगी तो दिया जाएगा, अगर बॉय चाइल्ड होगा तो नहीं दिया जाएगा। इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था जो कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा भी था। इसको 31 दिसंबर 2016 को चालू किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था। ठीक, और इसके साथ साथ देखिए 5,000 रुपये तो ये दिए जाते हैं, साथ ही साथ इसको प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के 1,000 रुपये और जोड़ दो तो जो है ये 6,000 टोटल ये मिलता है। ठीक है, और इसमें यही है कि जो मतलब रोजगार ना कर पाने की वजह से प्रेग्नेंट है महिला है तो रोजगार नहीं जा नहीं पा रही वहाँ पर, लेकिन उसका पोषण बना रहे और उसको जो है रोजगार ना जाने की वजह से पैसे की जो है हानि ना हो, तो उसके लिए 5,000 रुपये प्लस अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती हैं तो प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है 1,000 रुपये, तो 6,000 रुपये टोटल मिलता है। ठीक, आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। लेकिन इसका क्रिटिज्म यहाँ पर ये भी है कि एक तो गर्ल चाइल्ड की बात करें, दूसरा होगा तो सिर्फ तभी देंगे। और क्रिटिज्म ये भी है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है भाई साहब 2013 वाला,
उसमें प्रावधान है 6,000 रुपये का, और उसमें इस तरीके की कोई भी बात नहीं है, काफ़ी यूनिवर्सल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक, जो है उसमें आपको 6,000 रुपये वहाँ पे मिलते ही मिलते हैं। तभी मैंने कहा था ना कि आपको प्रधानमंत्री मातृत्व जो है वंदना योजना के अंतर्गत तभी मिलेगा जब आप किसी और लॉ जो इस तरीके का जो है बेनिफिट देता हो वो उसमें आप एनरोल ना हो तो, ठीक, थे 6,000 रुपये मिलेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बाकी देखिए काफ़ी यहाँ पे अभी संसद में क्वेश्चन पूछा गया तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने बताया कि पिछले गवर्नमेंट का टारगेट था पिछले 3 सालों में लगातार 51.7 लाख पर साल, और जो है हर साल हमने ये टारगेट अचीव किया है। कितना एग्जैक्ट नंबर है ये नहीं बताया गया, बस ये टारगेट अचीव कर लिया ये बताया गया है अभी अभी इन्होंने यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें वही है अपना जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ड्रोन से संबंधित जो है जरूर मेंस में क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, ठीक। लिख लो, पढ़ लो, जरूरी है, क्योंकि आना है तो करना उसको जरूरी है। देखिए ड्रोन पॉलिसी आई थी, ठीक, उसमें कई सारे जोन्स हैं, कितने बाहर तक के लिए आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, कहाँ उड़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें थी। काफ़ी उदारीकरण कर दिया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ाया गया है, अच्छी बात है। अभी ड्रोन को भारतीय गवर्नमेंट या फिर ये कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कि ड्रोन के इम्पोर्ट पर बिल्कुल तुरंत जो है रोक लगा दी है कि बाहर से हम ड्रोन इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो मतलब हमारे यहाँ जो भारतीय घरेलू कंपनियां हैं वो ड्रोन बनाए, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपवाद छोड़ा है, एक्सेप्ट उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को छूट दी है, ड्रोन आप इंपोर्ट कर सकते हो अगर वो जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हो या फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए हो। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हम ये अपवाद तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ड्यू जो है क्लियरेंस आपको जो है लेनी पड़ेगी, तभी आप इंपोर्ट कर पाओगे। तो इंपोर्ट वैसे तो बंद है, और इससे घरेलू जो उत्पादन है बढ़ेगा ड्रोन का, और जो आएंगे भी उनको क्लियरेंस के लिए करना पड़ेगा, और आएंगे तो किस काम के लिए आएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही आएंगे। और इसके लिए इन्होंने एक अधिसूचना निकाली है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अधिसूचना निकाली, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम 2022 में, ठीक। ये जो है इन्होंने अभी बताया है। कई सारे, अच्छा एक तो जो है ड्रोन पॉलिसी निकाली, साथ ही साथ एक PLI स्कीम भी निकाली, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली ड्रोन के लिए, जिसमें 120 करोड़ रुपए दिया गया 3 वित्तीय वर्षों के लिए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्टर जो ज़्यादातर होते हैं वो होते हैं फिजन, मतलब जो आपका यूरेनियम या फिर इस तरीके का जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसका एक एटम टूटता है, ठीक, तो होता है फिजन, ठीक है। तो तब जो एनर्जी निकलती है उसको रेगुलेट करके मॉडरेटर और उन सब से, और फिर उस एनर्जी का उपयोग करते हैं हम लोग विभिन्न जो है कार्यों के लिए, ठीक। उसमें डिफेंस के भी हो सकते हैं, सिविल के भी हो सकते हैं काम। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें क्या होता है, एटम के जुड़ने पर, ठीक है ना, जुड़ रहे हैं, उससे जो एनर्जी निकल रही है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। तो इतना बनाना इस टेक्नोलॉजी इतना आसान नहीं है। तो जैसे आपने सुना होगा कि जो एटम बम होता है वो न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो सन में भी यूज़ होती है, सूरज में मेरे भाई, ठीक। तो अभी ये कारनामा एक वहाँ पे हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने नया माइलस्टोन बनाया कि न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूस करी जैसे कि सन करता है, सूरज, ठीक। और जो है ये लॉन्ग स्टैंडिंग कोस्ट था इनका, मैनकाइंड का। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली या सलियन वाली जो एनर्जी है ये लो कार्बन है, ठीक है ना, ध्यान देना वर्ड लो कार्बन, इट इज़ नॉट विदाउट कार्बन, फ्री कार्बन नहीं है। क्वेश्चन में वो यही पूछेगा कि ये फ्री कार्बन होता है, ठीक, नहीं, लो कार्बन, थोड़ा सा कार्बन है उसमें, उत्सर्जन जरूर होगा। सेफर देन हाउ न्यूक्लियर एनर्जी इज नाउ प्रोड्यूस्ड, ठीक। और इसकी एफिशिएंसी जो है 100% से भी ज़्यादा, दक्षता मतलब 100% ज़्यादा हो सकती है, ये बताऊंगा कितना ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे एक टीम थी JET, जॉइंट यूरोपियन टॉरस फैसिलिटी, ऑक्सफोर्ड के पास में, उन्होंने 59 मेगा जूल का सस्टेन्ड एनर्जी जो है बनाया। दिसंबर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये डबल था 1997 में जो किया गया था यूनाइटेड किंगडम एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के द्वारा ने ये बताया है, ठीक। 1 किलोग्राम जो फ्यूजन फ्यूल होता है ना वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता मालूम है, ठीक, 10 मिलियन टाइम 1 किलो कोयला, 1 किलो ऑयल या फिर गैस का, यानी कि 1 करोड़ गुना जो है आप सेम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो 1 किलोग्राम फ्यूजन
फ्यूल से, ईंधन से, सलियन ईंधन से। तो बढ़िया है यार। और जो एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस करेगी उस मशीन का नाम क्या था? टोकामैक। टोकामैक याद कर लो, ठीक, टोकामैक। और ये डोनट टाइप का जो है शेप था। जेटी साइट जो है ये लार्जेस्ट ऑपरेशनल है दुनिया में इस समय। अच्छा, अब इसका प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने साइड में लिख रखा ताकि आसानी से आप लोग प्रीलिम के लिए फैक्ट जो है, मेंस के लिए क्या है, ये सारी चीज़ मैं इसमें लिखता हूँ एनोटेटेड पीडीएफ में, ताकि आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए क्या रिवाइज करना है सीधे, ठीक। तो देखिए ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्यूजन की बात कर रहे हैं। और इनको हीट किया गया 10 गुना ज़्यादा जो है टेम्परेचर पे, जो कि सन का जो होता है, सन के केंद्र में होता है, और इससे एक प्लाज्मा बनता है, ठीक। और इसको सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में प्लेस किया गया, जो कि इसके आसपास घूमते रहे, और इससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली हीट के रूप में, ठीक है। ये चीज़ हुई अभी, और ये रिकॉर्ड और साइंटिफिक डेटा इस क्रूशल एक्सपेरिमेंट से ये मेजर बूस्ट था आपका ITER के लिए, ठीक है, जो कि लार्जर मोर एडवांस वर्जन है JET का। JET क्या था? जॉइंट यूरोपियन टॉरस, ठीक। और इसका भी एडवांस वर्जन क्या है? ITER। और ITER ही हमारा प्रीलिम्स फैक्ट बन जाता है यहाँ पर। ये क्या है? एक फ्यूजन रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि 7 कंट्रियों या फिर मेंबर्स के द्वारा जो है सपोर्टेड है। इसमें इंडिया भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ITER क्या चीज़ है? इसमें कौन कौन से 7 मेंबर हैं? चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, USA, यूरोपियन यूनियन, ठीक। 6 कंट्री और एक यूनियन है, कंट्रियों का समूह है यूरोपियन यूनियन, ठीक। तो इसमें आप इसको ऐसे देख सकते हो, इसमें यूरोपियन यूनियन है, UK नहीं है, ध्यान रखना। ये एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है। फ्रांस भी नहीं है, ऐसे याद कर सकते हो। तो P5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो नहीं है। इनकी जगह कौन कौन है? इंडिया है, ठीक, साउथ कोरिया है, ठीक। इसके अलावा रशिया, USA, चाइना तो P5 के मेंबर है ना। तो और ये कहाँ पर है? ये फ्रांस में है बेस्ड, ठीक है ना, फ्रांस में बेस्ड है ITER। और ये फर्दर डेमोन्स्ट्रेट करता है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ, कि मतलब कितना फिजिबल है, ठीक है ना, तकनीकी आपका वरीयता को जो प्रदर्शित करता है फ्यूजन एनर्जी की, ठीक। तो इसी के साथ में आज का हमारा जो है सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए आंसर्स को, क्योंकि ये आपकी स्किल्स को बढ़ाता है, ठीक। तो और अगर आप लोग को हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर, ठीक। तो और चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।